लास्ट वीडियो में हमने टेंशन फोर्स के मुतल्लिक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एक और फोर्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे और इस फोर्स से नाम इसका जानते हैं, सुन रखा है, इसको शायद यूज़ भी करते हो। और ये फोर्स जो है ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। और ये फोर्स जब भी कोई से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कांटेक्ट होते हैं उस वक्त प्रेजेंट होती है। मिसाल के तौर पे ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसमें मैंने ये दिखाया है कि हमारे पास एक बुक जो है वो इस वाइट टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब हमें पता है कि बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर बुक की मास जो है वो m है तो उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेट मी रिप्रेजेंट इट विद w। तो ये w बुक का वेट है। अब सवाल ये उठता है, और ये वेट हमें पता है कि ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है बुक के ऊपर उसकी वजह से है। तो सवाल ये है कि अगर अर्थ फोर्स लगा रही है इस बुक के ऊपर तो बुक नीचे क्यों नहीं जा रही। और ऑब्वियसली हमारे पास आंसर भी इसका मौजूद है। हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल की सरफेस है, ये वाली जो वाइट सरफेस है हमारे पास, ये मौजूद है जिसकी वजह से बुक नीचे नहीं जा रही। तो लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर फोर्सेस लग रही हैं और ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो हो रहा है। दैट्स व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ इज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये डब्ल्यू जो वेट है ऑब्जेक्ट का ये नीचे की जानिब लग रहा है, ये फोर्स है। तो चूंकि टेबल मौजूद है बुक के रास्ते में तो टेबल भी लाजमी तौर पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा बुक के ऊपर। और बिल्कुल इस टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगाता है और हम उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और एरो से, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, फोर्सेस को एरो से रिप्रेजेंट करते आए हैं। इस वक्त इस सूरत हाल में अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है ये होती है नॉर्मल फोर्स। और हम कहते हैं कि टेबल जो है वो बुक के ऊपर एक फोर्स लगाता है जो नॉर्मल फोर्स होती है, और ये जो वेट है ऑब्जेक्ट का बिल्कुल उसके बराबर होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। इट्स ऑब्वियस कि ये नॉर्मल फोर्स जो है ये टेबल एक्सर्ट कर रहा है बुक के ऊपर। यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपको ये टेबल और बुक की एग्जांपल हमेशा ही तकरीबन उस वक्त दी जाती है जब आप न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये वेट और नॉर्मल फोर्स जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं बना रहे। और उसकी रीज़न ये है कि जो वेट है ये वो फोर्स है जो अर्थ बुक के ऊपर लगा रही है, और जो नॉर्मल फोर्स है ये वो फोर्स है जो टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है। तो इस सूरत में जो दोनों फोर्सेस हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने के लिए जो फोर्सेस होती हैं, जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं, वो दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये बुक और ये जो डब्ल्यू और नॉर्मल फोर्स हैं, वेट और नॉर्मल फोर्स हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते, लेकिन ये जस्ट दो फोर्सेस हैं जिनके कलेक्टिव सम के अंडर जो बुक है वो रेस्ट पे होती है। यानी हम अगर इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहें, ऑफ कोर्स जब भी हम बात करेंगे, हम फोर्सेस को सीख रहे हैं और हम चीज़ों को जैसे जैसे आगे सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको मैथमेटिकल फॉर्म में सीखते जा रहे हैं ताकि हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करें तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ वो देगा हमें समेशन एफ एक्स नहीं एफ वाई यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल्स एम ए वाई। और यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ ये किया है कि जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरह डिफाइंड है कि ये जो है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब अगर आप देखें तो जो वेट और नॉर्मल फोर्स हैं वो प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं, और उन फोर्सेस के अंडर जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बुक है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स 0। और अब अगर हम देखें तो जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास वो बन जाती है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है, तो ये बन जाएगी नॉर्मल फोर्स माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स 0। और ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ से कंडीशन आती है, और इधर से हम फौरी तौर पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। और यही हमें पता था क्योंकि नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होती तब ही जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट पे होता।
यहाँ पे एक और चीज़ भी नॉर्मल फोर्स के बारे में नोट करने वाली है, और वो ये है कि फ़र्ज़ करो हम बुक के ऊपर खुद से भी फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के हम बुक के ऊपर एक और फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड लेट दिस फोर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स पी। ये पी वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं बुक के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर अगर हम बुक पढ़ी और उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर भी दें तो फिर भी बुक जो है वो रेस्ट के ऊपर रहती है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें। तो ऐसी कंडीशन में, यानी इस वाली कंडीशन में अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो अब के केस में हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा कि अब नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगी, माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस पी इक्वल्स 0। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस पी के। और इंटरेस्टिंगली अब ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि जो नॉर्मल फोर्स है अब वाले केस में, इस वाले केस में वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब ये डब्ल्यू प्लस पी हो गई है एंड पी इज सम नॉन जीरो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसके बराबर होगी अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से ये फोर्स P लगाई बुक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस सूरत में जो नॉर्मल फोर्स है वो इंक्रीज हो गई है। और उसकी वजह ऑब्वियस है क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो टेबल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। आप टेबल के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बुक तो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगाते जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ना भी चाहिए क्योंकि बुक अगर रेस्ट में रहती है हमारे फोर्स लगाने के बाद भी, तो अब हमने फोर्स ज़्यादा कर दिया है, बुक फिर भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल फोर्स को लाजमी तौर पे इंक्रीज़ होना होगा। तो नॉर्मल फोर्स इस तरह इंक्रीज़ होती जाएगी, उस वक्त तक ये इंक्रीज़ होगी जब तक हम इतनी फोर्स ना लगा दें कि टेबल जो है वो बसाते खुद टूट जाए। तो उस सूरत में ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाली सूरत हाल एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन टेबल की ब्रेकिंग लिमिट तक जो है हम जितनी ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करते जाएंगे, नॉर्मल फोर्स उस हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी और उसका ये वाला फार्मूला होगा। अब एक फाइनल वर्ड नॉर्मल और टेंशन फोर्सेस के ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो ये है कि इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो बुक और टेबल जो हैं वो इन कांटेक्ट हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेट मी पुल आउट द डायग्राम, और हमने ये वाला सिनेरियो देखे थे इस तरह के सिनेरियो लेके, ठीक है, जब कोई शख्स जो है वो ब्लॉक्स को खींच रहा है। तो इस सूरत में भी देखें, जो शख्स है, ये जो भी वर्कर है, ये रोप को हाथ में पकड़ के जोर लगा रहा है, यानी रोप और उसका हाथ इन कांटेक्ट है। यहाँ पे ब्लॉक और उसका हाथ जो है वो इन कांटेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये जो टेबल वाली आपको मैंने एग्जांपल दी है ये वाली, तो यहाँ पे ये बुक और टेबल जो हैं वो इन कांटेक्ट हैं। तो ये जो नॉर्मल और टेंशन फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को आप कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान फोर्सेस लग रही होती हैं या इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं वो इन कांटेक्ट होते हैं, तो इन फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इन जनरली ये वाली जो नाम है ये किताबों में यूज होंगे, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, या समटाइम वो सिंपली कहेंगे कि कांटेक्ट फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फॉर एग्जांपल, वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। क्यों वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है? क्योंकि अगर आप सूरज और ज़मीन की मिसाल लें तो सूरज जो है वो ज़मीन से तकरीबन 96 बिलियन माइल्स दूर है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और वो किसी रस्सी से या किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं है, ठीक है, तो वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। लेकिन ये वाली जो एग्जांपल्स मैंने टेंशन की और नॉर्मल फोर्सेस के ली हैं, ये वाली कांटेक्ट फोर्सेस हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। अब मैं इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो इवेंचुअली हमारा गोल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा जाए, कि जो टॉप चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो लेट्स डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉर्मल एंड टेंशन फोर्सेस। पहली एग्जांपल जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ये है कि एन 11 किलोग्राम मंकी इज क्लाइंबिंग अ मैसलेस रोप अटैच्ड टू अ 15 किलोग्राम लॉग ओवर अ फ्रिक्शनलेस ट्री लिम्ब। कि हमारे पास एक मंकी है जिसकी मैस है 11 किलोग्राम और वो एक रस्सी के ज़रिए एक लॉग को ऊपर उठाना चाहता है। ये हमारे पास लॉग है। तो मंकी जो है, अब ये एक तरफ लॉग जो है ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये येलो रोप से, और दूसरी तरफ रोप जो है वो मंकी के हाथ में है।
तो अब हमने देखना ये है पहले पार्ट में कि मंकी किस एक्सेलरेशन से इस रस्सी को पकड़ के अगर ऊपर जाए कि लॉग जो है दूसरी तरफ से जो ज़मीन पे पड़ा है वो ज़मीन से ऊपर उठ जाए, उसने जस्ट ज़मीन से ऊपर उठाना है उसको। तो पूछा गया कि मंकी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है। तो अगेन हम इस प्रॉब्लम को, इसमें देखें कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, टेंशन फोर्स है क्योंकि सिर्फ रोप आ रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल मैं करूँगा वो इसके रिलेटेड है, इसलिए इस प्रॉब्लम को करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लेते हैं और अपना फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही हैं हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उसको दिखा लेते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूँ चूज़ कर सकते हैं कि चूँकि मंकी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसने जाना है, उसका एक्सेलरेशन हमने देखना है, तो हम यूँ करते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को अपवर्ड डिफाइन कर लेते हैं और पॉजिटिव एक्स को टुवर्ड्स राइट डिफाइन कर लेते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मंकी का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और अब मैं यूँ करता हूँ कि मंकी की जो मैस है उसको एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये बन जाएगा MG, ये मंकी का वेट है। और सिमिलरली जो लॉग का वेट होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको मैं कह लेता हूँ MLG। ML जो है वो मैस ऑफ लॉग है। और अब मंकी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मंकी का वेट एक्ट कर रहा है तो लाजमी तौर पे स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होगी और वो टेंशन जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उस टेंशन को हम कह लेते हैं T। और हमने जब टेंशन फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने प्रूव किया था कि अगर स्ट्रिंग्स जो हैं, रोप्स जो हैं वो मैस लेस हों तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है वो एक जैसा पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे भी हमारे पास जो टेंशन होगी वो T होगी। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सिस्टम जो है वो प्योरली वाई एक्सिस के अलांग मूव करता है। हमने एक्सेलरेशन ढूंढना है और एक्सेलरेशन ये ढूंढना है कि हमने वो कंडीशन ढूंढनी है मंकी के एक्सेलरेशन के ऊपर जिस कंडीशन में लॉग जो है वो बिल्कुल ज़मीन से उठ जाए। ठीक है, लॉग के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, बल्कि हमने सिर्फ वो कंडीशन देखनी है कि जब वो ज़मीन पे पहले उसका वेट पड़ा है तो अब उसमें टेंशन स्ट्रिंग में पैदा हुई है तो ज़मीन से थोड़ा सा उठ जाए। तो ऐसी सूरत में यानी जो कंडीशन लॉग के ऊपर है इस वाली साइड पे, वो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो टी है ये बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। यानी हमारे पास जो कंडीशन आती है, ये पार्ट ए है प्रॉब्लम का, तो जो हमारे पास कंडीशन आती है वो ये है कि T शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन MLG। ये हमारे पास कंडीशन है जो हमसे सवाल पूछ रहा है कि हमने ये फाइंड करनी है। अब हम अगर मंकी के लिए इक्वेशन लिखें तो मंकी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? T अपवर्ड है, जो वेट है मंकी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ अब अलॉन्ग वाई एक्सिस। और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो अगर ए पैदा होता है तो हम यूँ देख लेते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है फॉर मंकी, समेशन Fy इक्वल्स MG, समेशन Fy इक्वल्स MA। तो यहाँ पे मैस जो है वो मंकी की है तो A उसमें एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बनेगा न्यूटन सेकंड लॉ। और जब फोर्सेस हम देखेंगे तो T अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मंकी का वेट है तो ये MMG और इक्वल ये बन जाएगा M टाइम्स A। सही है, तो ये इक्वेशन आती है। अगर हमने ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जिससे मंकी ऊपर मूव कर रहा है तो फिर हमें T की ज़रूरत है और T हम इधर से लेंगे कि हमने कहा था कि अगर लॉग जो है वो जस्ट ग्राउंड से ऊपर उठता है तो उसके अंदर कितनी टेंशन होनी चाहिए? कम अज़ कम इस लॉग के वेट के बराबर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये T हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी MLG माइनस MG इक्वल्स MMA और यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स G इंटू ML माइनस MM डिवाइड बाई मास ऑफ मंकी। तो ये हमने कंडीशन कैलकुलेट कर ली है एक्सेलरेशन के ऊपर कि मंकी को इतने एक्सेलरेशन से मूव करना होगा अगर मंकी इस लॉग को जस्ट ज़मीन से उठाना चाहता है। इसमें अब मंकी की मैस भी दी हुई है, लॉग की मैस भी दी हुई है और आप ये मैसेज इसमें सब्सटीट्यूट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, मैंने कैलकुलेट की हुई है। लेकिन इट्स ऑब्वियस कि आप इससे देख सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे ML माइनस MM है,
जिसका मतलब, और अगर हम मैसेज को देखें तो जो मंकी की मैस है वो 15 किलोग्राम है, और जो 11 किलोग्राम है, और जो लॉग की मैस है वो 15 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन सारे का सारा जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये आता है 3.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि हमने अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था वो ये डिफाइन किया था कि पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड है। इसका मतलब है कि हर वो वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। लेकिन क्या ये डायरेक्शन हमारे प्रॉब्लम में सेटिस्फाई होती है? हमने मंकी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई है अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम गौर करें तो हमारा मंकी भी तो रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका मतलब है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सही आई है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने चूज़ किया, और हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम था, पहला पार्ट था इस प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट हमें ये कहता है कि if after log has been raised off the ground, the monkey stops climbing and hangs on to the rope, what will now be the monkey's acceleration and the tension in the rope? तो ये दूसरा पार्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आप ये जो पहले पार्ट में हमने किया है कि लॉग जो है वो ज़मीन पे पड़ा था, आप उसको छोड़ दें। आप सिर्फ ये देखें कि अब बिल्कुल इसी डायग्राम में जो लॉग और मंकी हैं ये दोनों रस्सी को पकड़ के कहीं ऊंची जगह पे लटके हुए हैं, और रोप जो है वो फ्रीली जिस चीज़ के ऊपर से भी गुजर रही है उसके अराउंड फ्रीली मूव कर सकती है। तो अब जाहिर है अगर एक की मैस दूसरे से ज़्यादा है तो जो एक तरफ है ऑब्जेक्ट या रोप जो है वो एक तरफ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी विद सम एक्सेलरेशन। तो हमने वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और इस सूरत में टेंशन भी कैलकुलेट करनी है। एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम इन फिजिक्स, इट्स कॉल्ड द आर्टवुड मशीन। और ये रीज़न है जिस वजह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा था, क्योंकि आर्टवुड मशीन जो है ये आप बार बार देखेंगे फिजिक्स के अंदर, रेफरेंस देंगे इसका कि इट्स जस्ट एन आर्टवुड मशीन। तो जो आर्टवुड मशीन है उसके एक्सेलरेशन और टेंशन की एक्सप्रेशंस जो हैं वो जनरल हैं, तो हम वही एक्सप्रेशंस इसमें इस प्रॉब्लम के थ्रू ड्राइव करना चाहते हैं। यहाँ पे मंकी और लॉग की जगह से कोई सी दो रैंडम मैसेज भी हो सकती थी। ठीक है, तो हम आर्टवुड मशीन को सॉल्व करना चाहते हैं इसके दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो अगेन मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ, और डायग्राम अब हमारी कुछ इस तरह की है कि मैं अब ये बना रहा हूँ लॉग को, जो कि किसी सूरत भी लॉग नहीं लगता। मैंने आपको बताया लॉग क्या होता है, लेकिन ये हमारा लॉग है। और दूसरी तरफ से ये मंकी है, आप मान लें कि ये मंकी है, सर्कुलर मंकी है। तो ये किसी रस्सी की मदद से किसी चीज़ के ऊपर से गुज़र रहे हैं, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो ये मंकी है, ये लॉग हैं, और ये किसी रस्सी के ऊपर से गुज़र रहे हैं, और रस्सी जो है वो यूँ आ रही है कि एक तरफ से ये लॉग से अटैच्ड है और दूसरी तरफ से ये मंकी से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास अब बनी है आर्टवुड मशीन की सिंपल सी डायग्राम। तो अगेन अगर मैं इसके ऊपर वो फोर्सेस रिप्रेजेंट करूं, तो जो लॉग फोर्स लगा रहा है वो है MLG के, और जो मंकी फोर्स लगा रहा है वो है MMG के। और जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो इस तरफ भी T होगी और इस तरफ भी T होगी, और ये दोनों टेंशन बराबर होंगी, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि रोप में टेंशन जो है वो एक जैसी प्रोड्यूस होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा वही है जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और उस सूरत में अगर हम अब इक्वेशंस लिखना चाहें तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया था, ऐसे डिफाइन किया था कि जो पॉजिटिव x था वो टुवर्ड्स राइट था, और पॉजिटिव y जो था वो टुवर्ड्स x था। अगर हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चलें तो एक बात आप ये ज़हन नशीन कर लें कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और उसकी रीज़न मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स लटके हुए हैं रस्सी से और वो नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दूसरा ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो एक का एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, दूसरे का एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और ये हमने मैनुअली देखना है। तो चलें इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, और अगर हम इक्वेशंस लिखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये पार्ट बी है प्रॉब्लम का, और मंकी के लिए हमारे पास बनेगी T माइनस M मंकी G इक्वल्स M मंकी
ए। और ए जो है, चूंकि दोनों रस्सी को पकड़े हुए हैं और रस्सी जो है वो मूव कर रही है, तो हमने ये भी साबित किया था कि एक्सेलरेशन जो है, अगर रोप इनएक्सटेंसिबल हो तो उसमें एक्सेलरेशन सेम होता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आती है, अब आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे मैंने ये लिया है कि टी जो है वो एम जी से ज़्यादा है, तो अगर टी अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है ये वाला यानी मंकी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन उसी टाइम लॉग के केस में मैस जो है वो लॉग की ज़्यादा है, यानी आप इसको यूँ भी देख सकते हैं बल्कि कि अगर मंकी अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये लॉग लाजमी तौर पे डाउनवर्ड मूव करेगा। सही है, तो इस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी लॉग के लिए वो एम एल जी माइनस टी इक्वल्स एम लॉग ए के बराबर आएगी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो ही अननोन्स हैं, टी और एम वन ए जिनको हमने टी और ए जिनको हमने कैलकुलेट करना है। तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में से टी की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सॉल्व कर दें आप एक्सेलरेशन के लिए, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आएगी यहाँ से से जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आती है वो आती है ए इक्वल्स एम एल माइनस एम एम डिवाइड बाई एम एल प्लस एम एम इंटू जी। ये जनरल इक्वेशन है आर्टवर्ड मशीन के एक्सेलरेशन के लिए। सही है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने एम एल और एम एम यूज़ किया है, यानी लॉग और मंकी यूज़ किया है, लेकिन इन जनरल ये कोई सी दो मैसेज हो सकती हैं, एम वन और एम टू। सही है, तो अब अगर एम वन एम टू से ज़्यादा होगी, यानी एम एल जो है लॉग की मैस अगर मंकी की मैस से ज़्यादा होगी, तो जो ये वाला पार्ट है ये हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव है जिस डायरेक्शन में लॉग है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर एम 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 एल से ज़्यादा तो उस सूरत में नेगेटिव आएगा, और उसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट जो अब है वो मंकी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो एक दफ़ा एक्सेलरेशन आ गया तो आप अगेन इन इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ करें और आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टेंशन आती है इस सिनेरियो में उसकी एक्सप्रेशन आती है 2ml mm डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास टेंशन की एक्सप्रेशन आती है। तो ये दो बहुत फेमस एक्सप्रेशन हैं आर्टवुड मशीन के लिए। आर्टवुड मशीन के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना, ये दो फार्मूले आप फिज़िक्स में बार बार देखेंगे, ये वाले दो, बल्कि मेरे ख्याल से ये 9वीं जमात की फिज़िक्स में भी हैं ये दोनों फार्मूले। तो इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम जो मैं आपके लिए करना चाह रहा था। और बाकी आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम देखें कि जो इस प्रॉब्लम की एक्सटेंशन है। तो हमारे पास लॉग की मैस भी है, मंकी की मैस भी है, तो आप एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस वाली एक्सप्रेशन में, ये जो पहली एक्सप्रेशन है, इसमें मैं लॉग और मंकी की मैस सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आता है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, जो पॉजिटिव है, जिसका मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो अब ऑब्जेक्ट जो है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी लॉग की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स भी इन्वॉल्व्ड होगी। ये दूसरी एग्जांपल है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और ये एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है, इन अ सिस्टम शोन इन फिगर 5.11a a block of mass m1 equals 9.5 kilograms slides on a frictionless plane inclined at an angle of 34 degrees. The block is attached to a string to a second block of mass m2 equals 2.6 kilograms. The system is released from rest. Find the acceleration of the blocks and tension in the string. तो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, दो मैसेज का एक सिस्टम है जो एक इनएक्सटेंसिबल मैसलेस रोप से अटैच हैं, और उनकी मैसेज भी दी हुई हैं, इंक्लिनेशन का एंगल भी दिया हुआ है जिसके ऊपर ये सिस्टम पड़ा हुआ है। और हमसे ये पूछा गया कि अगर हम सिस्टम को यहाँ पे इस सिचुएशन में छोड़ दें तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उनकी मोशन से वो कैलकुलेट करें और टेंशन स्ट्रिंग में कैलकुलेट करें। और वो पूछ रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला सवाल जो हमको ये करना चाहिए वो ये है कि क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा,
क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सिस्टम रेस्ट के ऊपर पड़ा रहे, मूव ही ना करे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की मैसेज देखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट्स की मैसेज देखें तो एक ऑब्जेक्ट की मैस 9.5 किलोग्राम है, दूसरे की 2.6 किलोग्राम है, विच मीन्स कि उनकी जो मैस डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ ना कुछ मोशन तो होगी, क्योंकि दोनों का वेट एक जैसा नहीं होगा। तो सिस्टम मूव तो करेगा, और हमने वो जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फिर क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, और उन इक्वेशंस को फिर हम सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, और फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखें तो ये जो मैस m2 है ये लटकी हुई है, तो इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो मैं m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो फ़र्ज़ करो कि ये m2 है, और m2 का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास है m2g, ये उसका वेट है। और इस वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ये हमारे पास आएगी टेंशन। और अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यहाँ पे चूज़ कर लूँ, इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह चूज़ करता हूँ कि ये जो पॉजिटिव y है ये अपवर्ड है, और जो पॉजिटिव x है ये टुवर्ड्स राइट है। तो ये हमारा सिस्टम बन गया मैस m2 के लिए। तो इसके लिए अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करें, तो अब मैं इधर लिखता हूँ फॉर मैस m2। तो इसके लिए अगर न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करें तो प्योरली y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन है, तो हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ को y एक्सिस के लिए लिख सकते हैं, विच इज समेशन एफ वाई इक्वल्स m2 a, और एक्सेलरेशन जो है वो a ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा सिस्टम जो है वो इकट्ठा मूव करता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो एक ही होता है पूरे सिस्टम के अंदर, यानी दोनों मैसेज जो हैं वो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगी। तो अगर फोर्सेस देखें तो t पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा t माइनस m2g इक्वल्स m2a। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है मैस m2 के लिए, और इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब हमने दूसरी मैस के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, और दूसरी मैस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, और दूसरी मैस जो है वो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो लेट दिस बी द इंक्लाइंड सरफेस एंड लेट दिस बी द मैस m1। और इस m1 के ऊपर अब अगर हम देखें, गौर करें, तो जो इसके लिए भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है, तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी डायरेक्शन में डिफाइन करता हूँ जिस डायरेक्शन में ये मैस मूव कर सकती है, यानी मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। और अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये मैस और इंक्लाइंड प्लेन इन कांटेक्ट हैं, और जब ये इन कांटेक्ट हैं तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स भी होगी। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल फोर्स दिखा दूँ इसके ऊपर, कि नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगाएगी इस मैस के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगी। दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर है वो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, तो ये बन जाएगा m1g। यानी अगर ये हमारे पास ग्राउंड है नीचे, इसको आप एक्सटेंड कर दें, ये हमारे पास ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल जो है ये 34 है। अब हम अगर गौर करें तो ये मैस जो है वो स्ट्रिंग से भी अटैच है, और स्ट्रिंग से अटैच है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कुछ टेंशन भी एक्ट कर रही है, और वो स्ट्रिंग जो टेंशन इसके ऊपर लगा रही है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास टी आ गई। तो ये हमने सारी पॉसिबल फोर्सेस दिखा ली हैं इस मैस m1 के ऊपर। अब अगर हम देखें तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का m1g, ये तो ना तो x एक्सेस के अलॉन्ग है और ना ही y एक्सेस के अलॉन्ग है, और ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो हम वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक ये बनेगा और दूसरे वाला ये बनेगा। जो ये वाला कंपोनेंट है ये है m1g कोसाइन थीटा, थीटा 34 डिग्री है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है m1g साइन थीटा, और थीटा 34 डिग्री है। तो अब हमारे पास सारी फोर्सेस आ गई हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, m2 के ऊपर। अब अगर हम इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, तो इसके लिए जब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको x और y एक्सिस दोनों को रखना होगा नज़र में, क्योंकि इस मैस के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो x और y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग है। तो
अगर आप इसके लिए समेशन एफ एक्स लिखें, समेशन एफ एक्स, तो वो बनेगा समेशन एफ एक्स इक्वल्स मैस एम वन टाइम्स ए एक्स, और मैस एम वन जो है वो मूव भी करती है, तो हमें उसका एक्सेलरेशन भी की डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये रही अब टी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाली जो टेंशन फोर्स है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट लग रहा है वेट का जो m1g साइन थीटा है। तो इन दोनों के अंडर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस विद दिस एक्सेलरेशन ax। तो हमारे पास ये बनेगा t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स m1ax। ये हमारे पास ax कह लें या a कह लें, हम इसको a ही कहते हैं। हम देखेंगे कि जो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन है वो a ही है, तो इसको a ही कह लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है फॉर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस फॉर मास m2। अब हमने इसी मास के लिए y डायरेक्टेड फोर्सेस को भी लिखना है, यानी अब हमने कैलकुलेट करना है समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए वाई, और ये ज़ीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता है सिर्फ इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो लेकिन अगर हम वाई डायरेक्टेड फोर्सेस देखें तो जो नॉर्मल फोर्स है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो एम जी कोसाइन थीटा है, m1g कोसाइन थीटा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो होगा, और जिसके अंडर जो सिस्टम है वो रेस्ट में है। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फोर्स माइनस m1g कोसाइन थीटा इक्वल्स ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ जाएगी m1g कोसाइन थीटा। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके, क्योंकि हमारे पास m भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स का इस प्रॉब्लम में और कोई यूज़ नहीं है, हमने बस उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंड दैट्स इट, विच मीन्स कि हमसे नॉर्मल फोर्स पूछी नहीं गई थी, लेकिन जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं उधर से हम नॉर्मल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ प्रॉब्लम्स में आगे चल के ऐसा होगा कि आप नॉर्मल फोर्स जो होगी वो भी रिलेटेड होगी, और रिलेटेड ऐसे होगी कि किसी और इक्वेशन में भी नॉर्मल फोर्स अपेयर हो रही होगी, तो आपने एक तरफ से नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करके दूसरी तरफ यूज़ करना होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम नॉर्मल फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई है। तो अब अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन ये वाली है जो हमने फाइंड की है मैस m2 के लिए, और दूसरी इक्वेशन ये वाली है जो हमने फाइंड की है मैस m1 के लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप टेंशन को एलिमिनेट कर दें इन दोनों इक्वेशन से। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने अपने सिस्टम को जो डिफ़ाइन किया था उस हिसाब से सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब ज़रा वापस डायग्राम्स पे आते हैं। डायग्राम्स के ऊपर मैंने इस डायग्राम में टी को पॉजिटिव लिया था, जिसका मतलब था कि मेरा जो सिस्टम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप ओरिजिनल डायग्राम के ऊपर आएँ तो इसका मतलब है कि ये जो m1 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, सही है। जबकि m2 के लिए मैंने अगेन t को पॉजिटिव लिया है और t इस डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब है कि ये जो m1 है ये टुवर्ड्स राइट मूव करती है। अब अगर आप गौर करें तो अगर m1 ऊपर मूव करती है और m2 ऊपर मूव करती है और m1 टुवर्ड्स राइट मूव करती है, तो इसका मतलब है दोनों मैसेज एक दूसरे के करीब आ रही हैं। लेकिन ये वाली सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती कि दोनों मैसेज एक दूसरे के करीब आएँ, और इसकी रीज़न ये है कि हम पहले देख चुके हैं कि जब स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल हो, स्ट्रेच्ड हो, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होती है और एक्सेलरेशन दोनों मैसेज का सेम होता है। और वो एक्सेलरेशन इस तरह सेम होता है कि एक मैस एक डायरेक्शन में मूव करती है तो वो दूसरी मैस को अपने साथ खींच के ले जाती है। और इस सिचुएशन में आप देखें कि जिस तरह हमने इक्वेशंस देखी हैं उस तरह तो दोनों मैसेज एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है इन इक्वेशंस को लिखने के लिए, और उस मिस्टेक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सही है। और ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि ये मिस्टेक इन प्रॉब्लम्स में हमेशा होती है। ये सिर्फ हमें ये बता रही है कि जो हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाले दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किए हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट इस तरह हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि एक सिस्टम के अंदर हमने जो पॉजिटिव लिया है दूसरे सिस्टम के अंदर हम इक्वेशंस उस हिसाब से लिखें।
यानी एक सिस्टम के अंदर अगर मैंने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो m2 जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो दूसरे सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट m1 है उसको लाजमी तौर पे टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस मूव करना होगा। या फिर अगर आप m2 को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो फिर m1 को अपवर्ड मूव करना होगा। हम यूं करते हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वेशंस को जो मैंने ये इक्वेशंस लिखी हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, मैं इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करने लगा हूँ। और मैं मॉडिफाई इस तरह करने लगा हूँ कि मैं गैस कर सकता हूँ कि मेरा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा। वैसे अगर आप गैस नहीं भी करेंगे तो ये बिल्कुल आप जो जवाब है आपका वो सही आएगा। और चूंकि अब यहाँ पे मुझे पता है कि m1 की मास ज़्यादा है, तो मैं ये गैस करने लगा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मेरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करता है m1 नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब है कि जो मैंने m1 के लिए ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, इसमें मैं m1g साइन थीटा को पॉजिटिव लूँगा और t को नेगेटिव लूँगा। तो असल में ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी प्लस m1g साइन थीटा माइनस t। अब ये इक्वेशन दुरुस्त है। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम को यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1g साइन थीटा माइनस t, अब मैं पहले इस दूसरी इक्वेशन को लिखने लगा हूँ। ये है हमारे पास m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स m1a, और जो दूसरी इक्वेशन थी जो मैंने m2 के लिए लिखी थी वो ये वाली है, ये वाली, और ये है t माइनस m2g इक्वल्स t माइनस m2g इक्वल्स m2a। और अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ऐड करेंगे तो t जो है वो प्लस और माइनस है, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा m1g साइन थीटा माइनस m2g इक्वल्स m2 प्लस m1 टाइम्स a। और यहाँ से हमारे पास देखें आसानी से एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल आता है g साइन थीटा m1 साइन थीटा माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। तो एक दफ़ा आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो अब आप आसानी से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू वापस टेंशन की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके। और जो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने कैलकुलेट की हुई है, ये सिर्फ अलजबरा है, आप इसको कर लें और ये अच्छा है आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास टेंशन की ये वैल्यू आती है। तो हमें जो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड थी वो हमने कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि अगेन मैं ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला है उसको एक्सप्लेन कर दूँ, और वो ये है कि इस एक्सप्रेशन में अगर जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी m1 लीड कर रहा है और m2 उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी m2 लीड कर रहा है और m1 उसको फॉलो कर रहा है। और ये प्योरली जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस से आई हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब आप इनको चूज़ करते हैं। और आप बेशक दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मुख्तलिफ चूज़ किए हैं, लेकिन जो बात आपको ज़हन में रखनी है कि इस तरह के सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ बंधे हैं, और जो एक ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्शन देंगे, जो एक ऑब्जेक्ट की आप डायरेक्शन फ़र्ज़ करके चलेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को उसको फॉलो करना होगा। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए जब आप न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस देखेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने उसी सूरत के लिए रखना होगा। यानी मैंने आल्दो कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों के लिए मुख्तलिफ डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि m2 अपवर्ड मूव करता है
तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे एम वर्ड को इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो M2 के लिए T पॉजिटिव है तो M1 के लिए जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो M1G साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो अब नीचे जा रहा है तो वो खींच के जा रहा है सारे सिस्टम को। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बट इसकी अगर आपने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करने होंगे, जो इस बुक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, और आई विल रेकमेंड कि आप उनको लाजमी करें।